हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। पिछले 24 घंटे में अमेरिका की तरफ से दो बेहद बड़े यू टर्न की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की जमकर जुमलेबाजी कर रहे थे, अब उसकी हवा निकलती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अमेरिकी किसानों को लेकर अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई और अमेरिकी दालों को आसानी से भारतीय बाजार में घुसने से साफ तौर पर रोक दिया। दिलचस्प यह है कि इसी पूरे मामले में अब अमेरिका खुद भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ समय पहले तक अमेरिका की तरफ से भारत पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो अमेरिकी किसानों की दाल खरीदे, लेकिन अब वही अमेरिका इस मुद्दे पर यू टर्न मारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ $500 बिलियन वाली जुमलेबाजी भी अब खुद अमेरिका ने ठंडी कर दी है। ट्रेड डील के बाद अचानक उछाला गया ये आंकड़ा अब दम तोड़ता दिख रहा है। पिछले एक हफ्ते से अमेरिका जोर जोर से कह रहा था कि भारत अमेरिका में $500 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। कभी कहा गया कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, लेकिन अब खुद अमेरिका ने इस पूरे दावे पर विराम लगा दिया है और जोरदार यू टर्न ले लिया है। इसके साथ ही अमेरिका से ईंधन खरीदने को लेकर भारत की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर ईंधन खरीदा जाएगा तो अपनी शर्तों पर और सही कीमत पर, वरना कोई मजबूरी नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। पर्दे के पीछे की बातें और असली सच्चाई सामने आने लगी है, जिसे दोनों तरफ का प्रशासन अब तक ढकने की कोशिश कर रहा था। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अमेरिका द्वारा लिए गए सबसे बड़े दो यू टर्न पर। तो अमेरिका और भारत के बीच चल रही ट्रेड डील की कहानी में अब नया ट्विस्ट आ गया है। व्हाइट हाउस ने अपनी आधिकारिक फैक्ट शीट में ऐसा बदलाव किया है जिसने दिल्ली के पावर कॉरिडोर में हलचल बढ़ा दी है। सबसे बड़ा संदेश साफ है कि भारत पर अब दालों को लेकर कोई सीधा दबाव नहीं रहेगा। पहले जिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की लिस्ट में कुछ खास दालों का नाम लिखा गया था, वो नाम अब चुपचाप हटा दिया गया है। ये बदलाव छोटा दिखता है, लेकिन इसके राजनीतिक और आर्थिक मायने बहुत बड़े हैं। ये संकेत देता है कि भारत की फूड सिक्योरिटी और किसान हितों पर सीधा प्रहार टल गया है। यानी भारत ने दालों के मुद्दे पर किसी भी तरह का दबाव स्वीकार नहीं किया और अपनी लाल रेखा साफ रखी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जिस सूची में पहले कुछ खास दालों का नाम शामिल था, वो नाम अब व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट से चुपचाप गायब है। और इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। व्हाइट हाउस तक अमेरिकी किसानों का दबाव पहुंचा। ट्रंप को लेटर लिखे गए। उनसे कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करें और अमेरिकी किसानों के लिए रास्ता निकालें ताकि उन्हें राहत मिल सके। अमेरिका के भीतर ये कोशिशें लगातार चलती रहीं कि किसी तरह भारत को दालों के मोर्चे पर झुकाया जाए और अमेरिकी किसानों को बड़ा बाजार मिल जाए। इसके बावजूद भारत टस से मस नहीं हुआ। भारत ने साफ संदेश दिया कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके थे कि वो किसानों के हितों के साथ कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, और आखिरकार वही हुआ। दबाव बढ़ता रहा, लेटर पर लेटर लिखे जाते रहे, वॉशिंगटन में चर्चाएं होती रहीं, लेकिन दिल्ली ने अपना रुख नहीं बदला। नतीजा ये निकला कि भाषा बदली गई, नाम हटाए गए और ट्रंप प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। जिस बात को पहले ऐसे पेश किया जा रहा था कि अमेरिका से ट्रक भरकर दालें भारत आएंगी, वो कहानी वहीं खत्म हो गई। आंकड़े इस कहानी को और गहरा करते हैं। वित्तीय वर्ष 25 में भारत ने $5.48 अरब की दालें आयात की। ये पिछले साल की तुलना में 46% ज्यादा है। इसके बावजूद अमेरिका का हिस्सा बेहद सीमित रहा। कुल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी सिर्फ कुछ करोड़ डॉलर की रही। अरहर दाल आयात में सबसे आगे रही। उसके बाद बंगाल चना, पीली मटर और मसूर दाल का नंबर आया। इन आंकड़ों के बीच व्हाइट हाउस का कदम साफ संदेश देता है कि भारत की जरूरतें और उसकी शर्तें अब ट्रेड डील की दिशा तय कर रही हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बात पहली नजर में उलझन पैदा करती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हर साल करीब $5 अरब की दालें आयात क्यों करता है। लेकिन इसकी जड़ें देश की खेती की संरचना और खपत के पैटर्न में छिपी हैं। भारत में दालों की खपत बहुत ज्यादा है क्योंकि शाकाहारी आबादी बढ़ी है और प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत दाल ही मानी जाती है, जबकि दूसरी तरफ दालों का उत्पादन मौसम पर अत्यधिक निर्भर है। इसके साथ ही किसानों की प्राथमिकता भी अहम कारण है, क्योंकि गेहूं और चावल जैसी फसलों पर सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य का भरोसा ज्यादा होता है।
जबकि दालों में ये सुरक्षा अपेक्षाकृत कमजोर रही है। नतीजा ये होता है कि किसान जोखिम वाली दालों की खेती से बचते हैं और उत्पादन मांग के हिसाब से नहीं बढ़ पाता। ऊपर से जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है और खाने की आदतों में बदलाव के साथ दालों की मांग लगातार ऊपर जा रही है। जब घरेलू उत्पादन इस बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पाता, तब सरकार को कीमतें काबू में रखने और महंगाई से बचने के लिए आयात का सहारा लेना पड़ता है। यही वजह है कि भारत के खेतों में दालें उगती भी हैं, गोदामों में भी आती हैं, लेकिन थाली तक पहुंचने से पहले मांग और आपूर्ति के इस अंतर को भरने के लिए विदेशी बाजार से दालें मंगानी पड़ती हैं। लेकिन अमेरिकी दालें भारतीय बाजार के लिए महंगी पड़ती हैं, क्योंकि वहां उत्पादन लागत ज्यादा है और लंबी शिपिंग के कारण कीमत और बढ़ जाती है। जबकि भारत को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार और अफ्रीकी देशों से कम दाम पर दालें आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा अमेरिका में उगाई जाने वाली कई दालें भारतीय स्वाद, कुकिंग पैटर्न और घरेलू मांग के अनुसार फिट नहीं बैठती। अमेरिका से बड़े पैमाने पर दाल आयात करने का मतलब होगा घरेलू किसानों पर सीधा दबाव डालना और कीमतों को अस्थिर करना। इसी वजह से भारत अमेरिका के दबाव के बावजूद दालों को ट्रेड डील की सूची से दूर रखता है और जरूरत पड़ने पर उन्हीं देशों से आयात करता है जहां सप्लाई सस्ती, स्थिर और भारत के हित में होती है। फैक्ट शीट से दालें हट गई हैं, लेकिन भारत में आने वाले अमेरिकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बाकी सूची जस की तस है। इसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन, लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स जैसे नाम शामिल हैं। संदेश साफ है कि अमेरिका खेती और फूड सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, लेकिन दालों पर पीछे हटना भारत की जीत मानी जा रही है। ये वही सेक्टर है जो भारतीय राजनीति और आम जनता की थाली से सीधे जुड़ा है। इस डील का दूसरा बड़ा मोड़ $500 अरब की अमेरिकी खरीद से जुड़ा है। पहले इसे मजबूत कमिटमेंट की तरह पेश किया जा रहा था, अब व्हाइट हाउस ने भाषा बदल दी है। कमिटमेंट शब्द की जगह इंटेंट यानी इरादा जोड़ दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि भारत पर अमेरिकी सामान खरीदने की कोई बाध्यता नहीं होगी। ये शब्दों का खेल नहीं है। $500 अरब की अमेरिकी खरीद वाला नैरेटिव दरअसल राजनीतिक दिखावे की एक कोशिश थी, क्योंकि ट्रेड डील के बाद वॉशिंगटन को यह साफ समझ आ गया था कि वो भारत को झुका नहीं पाया और न ही मोदी से वैसा कुछ निकलवा पाया जैसा घरेलू अमेरिकी राजनीति में बेचने की जरूरत थी। इसी खालीपन को भरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के भीतर $500 अरब का शोर मचाया और ये संदेश देने की कोशिश की कि मोदी दबाव में आ गए हैं और अमेरिका में भारी निवेश या खरीद का वादा कर चुके हैं। पहले इसे ऐसे पेश किया गया जैसे भारत अमेरिका में $500 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर कहानी बदली और कहा गया कि भारत अमेरिका से $500 अरब के प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन ये नैरेटिव ज्यादा देर टिक नहीं पाया। अब खुद अमेरिकी दस्तावेज और आधिकारिक भाषा ये मान रही है कि इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ इंटेंट लिखा गया है। इंटेंट का मतलब होता है इच्छा या संभावित दिशा, कोई कानूनी या बाध्यकारी वादा नहीं। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत पर न तो खरीद की मजबूरी है और न ही कोई समय सीमा या दबाव। इस तरह जो दावा अमेरिका के अंदर राजनीतिक जीत की तरह भेजा जा रहा था, उसकी हवा खुद वॉशिंगटन ने निकाल दी और यह साफ हो गया कि यह पूरी कहानी वास्तविक समझौते से ज्यादा एक घरेलू राजनीतिक प्रेजेंटेशन थी, जिसमें भारत को झुकाने का दावा किया गया। लेकिन दस्तावेजों की सच्चाई ने उस दावे को खोखला साबित कर दिया। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि अमेरिका से ईंधन खरीदने को लेकर भारत ने कौन सी शर्त रख दी है। तो भारत की ऊर्जा कहानी में एक नया अध्याय खुलता दिख रहा है। ट्रेड डील के बाद अमेरिका से एक और बड़ी डील की जमीन तैयार हो चुकी है। पेट्रोनेट एलएनजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस सही और वाजिब कीमत पर मिलती है तो भारत उसे खरीदने के लिए तैयार है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, भारत भावनाओं से नहीं, कीमतों से फैसला करता है। गैस वही चलेगी जो आम आदमी की जेब को सूट करे। भारत इस समय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक देश है और आने वाले वर्षों में गैस की मांग और तेज होने वाली है। उर्वरक उद्योग, सिटी गैस नेटवर्क, रिफाइनरी और बिजली क्षेत्र गैस की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा के इस खेल में भारत हर मोर्चे पर सस्ती और भरोसेमंद सप्लाई चाहता है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड एक भारतीय तेल और गैस कंपनी है जिसे भारत सरकार के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस संगठनों ने मिलकर बनाया है। ये कंपनी खास तौर से द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी को विदेश से आयात करने, उसे देश में स्टोर करने और फिर उसे पुनः गैस रूप में बदलकर बिजली उद्योग और शहरों को सप्लाई करने का काम करती है।
भारत इतना ज़्यादा एलएनजी इसलिए इंपोर्ट करता है क्योंकि भारत की अपनी नेचुरल गैस प्रोडक्शन बहुत सीमित है और घरेलू गैस तेज़ी से घट रही है, जबकि इंडस्ट्री, शहरों और बिजली सेक्टर की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब भारत पहले से ही भारी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है तो फिर एलएनजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका सीधा जवाब है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों की भूमिका अलग-अलग है। क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और केमिकल्स बनते हैं, जबकि नेचुरल गैस साफ ईंधन है जो बिजली बनाने, खाद बनाने, शहरों में रसोई गैस और सीएनजी के रूप में इस्तेमाल होती है। गैस से चलने वाले पावर प्लांट तेजी से शुरू होते हैं, प्रदूषण कम करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के बैकअप के तौर पर काम आते हैं। भारत के जिन क्षेत्रों में एलएनजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उनमें उर्वरक उद्योग सबसे ऊपर है, क्योंकि यूरिया बनाने में गैस कच्चा माल होती है। इसके बाद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जहां घरों और गाड़ियों में इसका इस्तेमाल होता है। फिर रिफाइनरी और बिजली उत्पादन सेक्टर आते हैं। अब अमेरिका से मंगवाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कतर और ऑस्ट्रेलिया पर ज्यादा निर्भरता भारत के लिए जोखिम भरी है, और संयुक्त राज्य अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर बन चुका है, जहां सप्लाई बड़ी है और लंबे समय में कीमतें स्थिर रहने की संभावना ज्यादा है। आने वाले समय में एलएनजी की मांग इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि भारत को कोयले से धीरे धीरे हटना है, शहरों में गैस नेटवर्क तेजी से फैल रहा है, इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ गैस को बैलेंसिंग फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और सरकार 2030 तक गैस की हिस्सेदारी ऊर्जा मिश्रण में कई गुना बढ़ाना चाहती है। यही वजह है कि एलएनजी को भारत की भविष्य की ऊर्जा रीढ़ माना जा रहा है। पेट्रोनेट लंबे समय के समझौते करना चाहता है ताकि सप्लाई सुरक्षित रहे और कीमतें काबू में रहें। कंपनी अपने मौजूदा टर्मिनलों की क्षमता बढ़ा रही है और पूर्वी तट पर नए आयात टर्मिनल पर भी काम चल रहा है। भारत में गैस आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता करीब 27,000 मेगावाट है। महंगी गैस की वजह से ये प्लांट सिर्फ 1/4 क्षमता पर चल रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% तक पहुंचाई जाए। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 18% कर दिया है। बदले में वॉशिंगटन चाहता है कि भारत अमेरिका से सालाना आयात को 2 गुना से ज्यादा बढ़ाए। 2024 से 25 में भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार $132 अरब रहा और भारत को $41 अरब का फायदा हुआ। सस्ती अमेरिकी एलएनजी का सबसे पहला असर बिजली पर पड़ेगा। गैस सस्ती होते ही बंद पड़ी क्षमता फिर से चलने लगेगी। बिजली उत्पादन बढ़ेगा और बिल पर दबाव कम होगा। हर घर की मासिक बचत बढ़ेगी। दूसरा बड़ा असर उर्वरक पर दिखेगा। खाद बनाने में गैस की बड़ी भूमिका होती है। गैस सस्ती होगी तो खाद सस्ती बनेगी, किसानों की लागत घटेगी और सब्जी, फल, अनाज की कीमतों में राहत मिलेगी। तीसरा असर सिटी गैस और सीएनजी पर पड़ेगा। घरों में पाइपलाइन गैस सस्ती हो सकती है और गाड़ियों में सीएनजी का इस्तेमाल बढ़ेगा। पेट्रोल और डीजल पर खर्च घटेगा। पेट्रोनेट का संदेश सीधा है, भारत अमेरिका से गैस खरीदेगा तो सिर्फ सही कीमत पर। यही नीति ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और आम जनता की जिंदगी को आसान बनाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि एलएनजी कोई अलग गैस नहीं है। ये वही नेचुरल गैस होती है जिसे बहुत ठंडा करके पानी जैसी तरल बना दिया जाता है ताकि जहाज से दूर देशों तक भेजा जा सके। जब ये गैस भारत आती है तो इसे फिर से सामान्य गैस बना दिया जाता है। यही गैस आगे अलग अलग तरह से इस्तेमाल होती है। इसी गैस को बहुत ज्यादा दबाव में भर दिया जाए तो वही सीएनजी बन जाती है जो गाड़ियों में चलती है। एलपीजी अलग चीज है। एलपीजी नेचुरल गैस नहीं होती। ये क्रूड ऑयल को साफ करते समय या गैस प्रोसेसिंग के दौरान निकलने वाला प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है और यही घरों में सिलेंडर के रूप में इस्तेमाल होती है। इसलिए सरल शब्दों में एलएनजी गैस को लाने का तरीका है, सीएनजी उसी गैस का दबाव वाला रूप है और एलपीजी पूरी तरह अलग ईंधन है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।